चलिए, सभी को बोर्ड प्रॉपर दिखाई दे रहा है? मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? यस सर, आ रही है सर। है ना? स्टार्ट करें? यस सर। देखो, कल ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ठीक है? तो आज इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से देख लेते हैं। मेरे को जरा ये बताना कि इसमें और भी कुछ डिटेल्स दिए होंगे। सी नॉट कितना दिया है इसमें? बताओ यार, आवाज नहीं आ रही क्या? नोट दिया गया है 100 सर, 100 रुपीज 100 पर ऑर्डर। सी नॉट दिया है 100 पर ऑर्डर। सी नॉट दिया है ₹100 पर ऑर्डर। सी एच कितना दिया है? 10% ऑफ यूनिट कॉस्ट फॉर 1 ईयर।
10% ऑफ CU पर यूनिट पर ईयर, और डिमांड क्या दिया हुआ है? 200 यूनिट पर मंथ। 200 पर मंथ, ठीक है। चलिए अब देखो, फटाफट देखो, फटाफट सुनो, फटाफट समझो। ये जो पर्टिकुलर होलसेलर है, ये बोलता है कि भैया अगर 500 से कम यूनिट ऑर्डर करोगे तो 1 यूनिट 10 रुपए में दूंगा, अगर 500 से लेके 750 यूनिट ऑर्डर करोगे तो 1 यूनिट जो है 9 रुपए 75 पैसे में दे दूंगा, और वही अगर आप 750 से ज्यादा ऑर्डर करोगे एक बार में तो मैं आपको 1 यूनिट सिर्फ 9.5 रुपए में दे दूंगा। आपको पता है कि टेम्पो का भाड़ा जो है 100 रुपए है एक ऑर्डर के पीछे, होल्डिंग कॉस्ट जो है वो 10% ऑफ यूनिट कॉस्ट है पर यूनिट पर ईयर, और मंथली डिमांड जो है ये 200 यूनिट है, ये आप जानते हैं। अब अगर मैं आपसे कहता कि यार एक काम करो, मेरे को ये चेक करके बताओ कि आप कितना क्वांटिटी ऑर्डर करोगे कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। कुछ नहीं, मैं किसी को कुछ बोलता भी नहीं ना, बस एक नॉर्मल शॉपकीपर को, एक बिजनेसमैन को, एक दुकानदार को अगर मैं ये डिटेल दे देता तो इसके बेसिस पे वो ये निकाल लेता कि उसको कितना क्वांटिटी मंगाना चाहिए ताकि उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाए। क्योंकि हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख गए, ईओक्यू पीओक्यू सुन लिए तो हम लोग कंफ्यूज हो गए। बट देखो ध्यान से सुनना, ईओक्यू शब्द का मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसका मतलब होता है कि एक साल के पीछे की जो टोटल कॉस्टिंग होती है, कौन सी कॉस्टिंग? वेरिएबल कॉस्टिंग, फिक्स कॉस्ट को ईओक्यू नहीं छेड़ता, ठीक है ना। तो एक साल के पीछे की कॉस्टिंग को वो मिनिमाइज कर देता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देता है। कुल मिला के इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है प्रॉफिट मैक्सिमम पॉइंट, वो क्वांटिटी ऑर्डर जिसपे प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं 3 केस देख रहा हूं अपने सामने, एक जो मेरे को 1 यूनिट 10 रुपए का, एक 9 रुपए 75 पैसे का, एक 9.5 रुपए का मिल रहा है। अगर सिर्फ यूनिट कॉस्ट के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो मेरे को साफ दिख रहा है कि 9.5 रुपए वाला जो है ये सबसे ज्यादा मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, अगर सिर्फ यूनिट प्राइस या परचेज कॉस्ट के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो। लेकिन मेरे को अपने प्रोडक्ट के पीछे सिर्फ परचेज कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखना है, मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि मेरे को इस परचेज ऑर्डर के पीछे पे कुछ ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बेयर करना पड़ेगा और कुछ होल्डिंग कॉस्ट भी बेयर करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैंने 750 से ज्यादा मंगा लिया 9.5 रुपए के रेट पे, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बच जाएगा लेकिन मेरा होल्डिंग कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाएगा। तो हर चीज का बैलेंस स्ट्राइक करना है और देखना है कहां पे टोटल कॉस्ट जो है वो सबसे कम होती है, वहीं पे हमारा प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम होगा। तो जब तक मैं इन तीनों केसेस को, ये तीनों कंडीशंस को कंप्लीटली स्टडी कर नहीं लेता, इन तीनों केसेस को एनालाइज नहीं कर लेता कि किस केस में मेरा टोटल कॉस्टिंग कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है, तब तक मैं ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए या फिर मेरा एग्जैक्ट ईओक्यू क्या है। सुनते चलिएगा। हम लोग जानते हैं कि ईओक्यू का जो रिलेशन है ये होता है √2C0P/CH। अब आप कहेंगे सर साल भर की डिमांड तो फिक्स है, C0 भी आपका फिक्स है, CH भी आपका दिया हुआ है, डायरेक्ट पुट करके ईओक्यू निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे भाई ध्यान दो यहाँ पर कि आपका जो CH है ये CU पे डिपेंड कर रहा है। आप कौन से स्लैब में जाके प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, इस पे आपका CU डिपेंड करेगा, और आपका CU बदलेगा तो आपका CH भी बदलेगा, और अगर CH बदल गया तो आपका EOQ भी बदल जाएगा। तो पहले हम लोगों को ये तीनों केसेस के पीछे चेक करना है कि एग्जैक्ट खर्चा कौन से केस में कितना आ रहा है, ताकि मैं निकाल सकूं कि मेरा खर्चा जहां एक साल पे मिनिमम, वहां पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम। आगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं केस 1। केस 1 में चेक कर रहा हूं
500 से नीचे क्वांटिटी के लिए और 10 रुपए के यूनिट प्राइस पे। ध्यान रखिएगा, ये वाला चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज भी इंपॉर्टेंट है। 500 से कम मंगाना है तब जाके ही 10 रुपए वाले स्लैब में माल मिलेगा। अगर 500 से ऊपर मंगाऊंगा तो यार गधा होकर 10 रुपए कैलकुलेट करूंगा, 9 रुपए 75 पैसे का लाभ उठाऊंगा। समझे ना? सुनो 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 सुनो। तो केस 1 का ईओक्यू देखता हूं मैं, ईओक्यू रूट ओवर 2 टाइम्स C0 यानी कि 100, कैपिटल डी साल भर की डिमांड यानी कि 200 इंटू 12 अपॉन CH 10% ऑफ CU पर ईयर, तो 10% ले लिया और CU कितना ले रहा हूं पहले वाले स्लैब का 10 रुपए। ये कितना आ रहा है जरा बताओ तो जल्दी से ईओक्यू। अबे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। हाँ कितना आ रहा है ईओक्यू? सर 692.82। भाई एक ही लड़का है क्या पढ़ने वाला? बाकी लोग जो है मन के खिलाफ बैठे हैं क्या यहाँ पे? 692.8। यस सर, यही आ रहा है। चलो 692.8 लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा सुनो, काम की बात सुनो। ईओक्यू आया 692.8। अगर मैं क्वांटिटी और कॉस्ट का ग्राफ देखता हूं तो मैंने चेक किया था, पढ़ाते समय बताया था कि टोटल कॉस्ट का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। बताया था कि नहीं भाई? जल्दी से हाँ ना बोल दो यार। यस सर। यस सर। तो अगर ऐसा बनता है तो ये वाले स्लैब में अगर ईओक्यू 692.8 आया है तो मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 692.8 यूनिट्स है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। बोलो। कोई दिक्कत नहीं है, शुद्ध चल रहा। अगर मैं 692 से कम मंगाऊंगा तो भी मेरी टोटल कॉस्ट बढ़ेगी और अगर मैं 692 से ज्यादा मंगाऊंगा तो भी मेरी टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। शुद्ध चलिएगा। आप मेरे को ये बताओ, पहले वाले केस को देखते हुए, पहले वाले स्लैब को ध्यान में रखते हुए क्या आप 692.8 यूनिट्स मंगा सकते हो क्या? नो सर। नो सर। नहीं मंगा सकते भैया। 692.8 तो मतलब कि सेकंड वाले स्लैब में आ गया, 9 रुपए 75 पैसे का लाभ मिलेगा। तब तो कहने का मतलब कि ये 10% ऑफ 9.75 हो जाएगा, ईओक्यू बदल जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि 692.8 यूनिट जो है भले ही ईओक्यू की वैल्यू आ रही है लेकिन पहले स्लैब के हिसाब से आप 692.8 तो मंगा ही नहीं सकते। तो अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं उस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिए। अगर 692.8 यूनिट हम लोग नहीं मंगा सकते पहले वाले स्लैब में, तो पहले वाले स्लैब की दोनों कंडीशन फुलफिल करते हुए, ये वाली भी ये वाली भी, मैं कितना यूनिट मंगा सकता हूं? सुनते चलो। 500। कितना यूनिट मंगा सकता हूं ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके? सर 500 यूनिट्स। सर 500 से लेस थोड़ा सा, 499। यार ये कॉल कौन कर रहा है जूम पे मेरे को? आप लोगों को वीडियो दिख रहा है? नो सर। सर वीडियो ऑफ हो गया। जूम पे कॉल कौन कर? वीडियो ऑफ हो गया।
अभी सबको दिख रहा है प्रॉपर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि पहले स्लैब में तो मैं 692 नहीं मंगा सकता। अब मैं अगर 692 से इधर खिसकूंगा तो भी मेरा कॉस्टिंग बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा, इधर खिसकूंगा तो भी कॉस्टिंग बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा। तो पहले स्लैब को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए और मिनिमम कॉस्ट के लिए मैं कितना यूनिट मंगा सकता हूं? 500। बोलो यार। देखिए द करेक्ट आंसर इज बेसिकली 499, क्योंकि ये वाला जो स्लैब है ये कहता है कि आपको 500 से कम मंगाना है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 500 नहीं था, समझिएगा मेरी बात को, 500 से कम मंगाना था। तो अगर मेरे को 500 से कम मंगाना है तो मैं 692.8 से अगर दूर जाऊंगा, मान लीजिए मैं आ गया 499 पे, तो 499 से भी अगर एक कम करके 498 पे जाता हूं तब तो मेरी कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी और प्रॉफिट मेरा और कम हो जाएगा। अरे बोलो यार। यस सर। मतलब Yes, sir. अगर मेरे को पहले स्लैब में रहते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो क्या मैं 499 से ज्यादा या कम मंगा सकता हूं क्या? अरे नहीं यार, सर। नहीं मंगा सकता, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं केस 1 की बात करूं तो केस 1 का ईओक्यू जो है वो 692.8 यूनिट्स नहीं है, वो 499 यूनिट्स है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो अब देखिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि 499 पे अपनी टोटल कॉस्ट निकाल लेता हूं, 499 पे टोटल कॉस्ट निकाल लेता हूं। मेरे को ये बताओ, यहां पर मैं वो वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या, cu इंटू डी प्लस रूट ओवर 2 C0 DCH? नो सर। क्यों नहीं लगा सकता? सर ये ईओक्यू नहीं है ना सर। वेरी गुड। वो वाला फॉर्मूला जो था वो एक जनरल फॉर्मूला नहीं है, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल तभी करना है जब ये वाले फॉर्मूले से निकले ईओक्यू को यहाँ पे पुट करता। बात समझ रहे हो ना? मैं अगर इस वाले फॉर्मूले से निकले ईओक्यू को यहाँ पुट नहीं कर रहा हूं तो मेरे को ये वाला रूट ओवर 2 C0 DCH वाला फॉर्मूला काम नहीं चलेगा। मेरे को वो जनरल वाली लाइन लगानी पड़ेगी, C0 इंटू डी बाई क्यू प्लस CH इंटू क्यू बाई 2 प्लस यू इंटू डी। बात समझ में आई कि नहीं आई यार? बोलो जोर से हाँ। यस सर। यस सर। चलिए Yes, sir. तो मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया cu इंटू डी 10 रुपए, साल भर की डिमांड 2400 प्लस C0 इंटू डी बाई क्यू, C0 यानी कि 100, साल भर की डिमांड 2400 डिवाइडेड बाई क्यू, एक बार में कितना मंगा रहा हूं 499 प्लस CH, CH मतलब 10% ऑफ CU, 0.1 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई क्यू बाई 2, 499 बाई 2। बताओ भाई कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करके। 24730.46। 24730.46। एक आध जन और चेक कर लेना, 27,430 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या? यस सर, कल चेक करवा दिया था आपको। अच्छा करवा दिया था क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ वो देखा था यार, सॉल्यूशन देखा था तेरा। मेरे को ये कैलकुलेशन कैसे किए थे मैंने। आ रहा है भाई, सभी का आ रहा है? सर 24,730.46। अच्छा 247 है क्या? यस सर। 24,730.46। 24,730 आ रहा है सभी का? यस सर। चलो 2 लोगों का आ गया, काफी है ना। चलिए मैं अब केस 1 चेक कर चुका। केस 1 पे इससे कम खर्चा नहीं हो सकता। 499 पे जो खर्चा मैंने निकाला है केस 1 के तहत, इससे कम खर्चा पॉसिबल नहीं है। केस 1 का कितना टोटल खर्चा है एक साल का ये पता चल गया है। अब केस 2 का देखते हैं, रफ कर देता हूं जल्दी से। सभी ने नोट कर लिया था? उम्मीद करता Yes, हूं sir. कर लिया हूं। चलिए जल्दी से केस 2 का निकालता हूं। केस 2,
अब केस 2 का देखूं तो EOQ हो जाएगा रूट ओवर 2 टाइम्स C0 100 रुपए, साल भर की डिमांड 2400 अपॉन CH, थोड़ा इसको सही कर दिया जाए, 2400 अपॉन CH यानी कि 10% ऑफ CU, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 9 रुपए 75 पैसा। ये कितना आ रहा है बताना जरा EOQ? 701.64। 701.64। देखो ये तो बढ़िया हो गया। ये बढ़िया इसलिए हो गया क्योंकि मेरे को पता है कि टोटल कॉस्ट जो है वो सबसे कम होगा 701.64 पे, और ये मेरे इस रेंज में भी आ गया। तो रेंज में आ गया तो मतलब और किसी पॉइंट पे चेक करने का तो मतलब ही नहीं बनता, और किसी पॉइंट पे तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, EOQ पे ही मिनिमम है। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी टोटल कॉस्ट चेक करूंगा 701.64 पे, तो मेरे को बताओ यहाँ पे मैं वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ कि रूट ओवर 2 Yes, sir. CH वाला? Yes, Very good, sir. हाँ, तो वो फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा CU, ये आपका 9 रुपए 75 पैसे, साल भर की डिमांड कितना बे? 2400 2400 प्लस रूट ओवर 2 C0 D मल्टीप्लाई बाई CH यानी कि 0.975। 975। बताओ जरा कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? 24084। 24084। एक आध जन और चेक कर लो कैलकुलेशन। 24,084 रुपए आ रहा है क्या? यस सर, इतना ही आ रहा है। चलिए वेरी गुड, 24,084 आ रहा है। अगर मैं अभी तक यहां तक अपना एनालिसिस करूं कॉस्टिंग का, तो मैं देख पाऊंगा कि केस 2 में मेरे को ज्यादा फायदा हो रहा है एज कंपेयर टू केस 1, क्योंकि केस 2 का जो टोटल कॉस्टिंग है 1 साल का वो केस 1 से कम है। तो अगर मेरे को ऑप्शन दिया जाता सिर्फ पहले और दूसरे का, तो मैं ज्यादा सोचता ही नहीं, दोनों की टोटल कॉस्ट निकालता और समझ में आ जाता कि भैया केस 2 9 रुपए 75 पैसे पे 701 यूनिट मंगाना जो है मेरे लिए फायदेमंद है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, केस 3 की स्टडी करता हूं। इसको रब कर दूं, जल्दी से बताओ। आना बोलो यार, Yes. आना बोलो। यस सर। चलिए ये मिटा दिया। तीसरा केस में आता हूं, केस नंबर 3, रूट ओवर 2 C0 D बाय CH 9.5 रुपए। कितना आया जल्दी बोले यार? 710.81। 710.81। सुनो, अगर मैं टोटल कॉस्ट देखूंगा तो 710 जो है वो एज पर द फॉर्मूला EOQ आ रहा है। क्या आप केस 3 में 710 यूनिट ऑर्डर कर सकते हैं क्या? नो सर। No, sir. नहीं कर सकते, स्लैब में नहीं है। स्लैब क्या बोलता है, कितना मंगाना है? ग्रेटर देन 750। ग्रेटर देन 750। तो EOQ को ध्यान में रखते हुए और ये स्लैब को ध्यान में रखते हुए, अगर इस वाले केस में से मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो कितना क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा? 751। 751। वेरी गुड, वेरी गुड, 751। क्योंकि अगर 751 की बात करूं तो स्लैब में भी आ गया, और 751 इस स्लैब से रहते हुए सबसे नियरेस्ट पॉइंट है इस EOQ की वैल्यू की। 752 और दूर हो जाएगा, Yes, और दूर होगा तो मेरा प्रॉफिट और कम हो जाएगा। तो यहां पर मैं किस पे चेक करूंगा? 751 पे। तो मैं लिखता हूं टोटल कॉस्ट एट 751। क्या फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा क्या यहाँ पे? नो सर। नो सर। नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो जाएगा CU इंटू D, कितना है? 9.5 रुपए इंटू D 2400 प्लस C0 इंटू D बाई Q, C0 इंटू D बाई Q एक बार में 751 प्लस CH इंटू Q बाई 2।
CH यानी कि 0.1 इंटू 9.5, 0.1 इंटू 9.5 इंटू Q बाई 2, 751 बाई 2, कितना आ रहा है जल्दी से बता दो। 23476.29 23476.29। एकांक जन और वेरीफाई करा लो यार, आ रहा है कि नहीं इतना? सर इतना ही आ रहा है। कितना ही आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना? सर सही तो है। देखो भैया, अगर तीनों केस कंपेयर किया तो कंपेयर करने के बाद दिख रहा है कि एक साल का सबसे कम खर्चा केस 3 पे हो रहा है, दैट इज 23,476.29। और इस पर्टिकुलर केस पे जो मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो कितना है? 710। 710। अरे यार, लेकिन वो रेंज में भाई, नहीं है। 751। 51। जो मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो मेरे को दोनों चीज को देख के बताना है। सिर्फ इसके दम पे देखूंगा तो बोल दूंगा 710, लेकिन इसके कंपैरिजन में देखते हुए बोलूंगा कि 751। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है मेरे भाई? 51। तो आपको अगर ये केस दे दिया जाए तो आपको 751 यूनिट मंगाना है, क्योंकि 751 यूनिट पे ही आपका प्रॉफिट जो है सारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए सबसे मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जो भी आप समझें। अगर आपको कुछ एक दो पॉइंट्स अपने हिसाब से कॉपी में लिखना है तो लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। यस सर। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 500 से कम मंगाने पे 10 रुपए, 500 या 500 से ज्यादा मंगाने पे 9 रुपए। सी नॉट आपका 100 रुपए पर ऑर्डर, सीएच 25% ऑफ सीयू पर यूनिट पर ईयर, और साल भर की डिमांड 2500 यूनिट है। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, कितना मंगाएंगे ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाए। फटाफट बनाइए इस क्वेश्चन को। ठीक है,
सर 500। हाँ भाई, सबसे बन गया क्या? सर 500। हाँ, मेरे ख्याल से सही है 500। बताओ यार, एक दो लोग और बताओ। यस सर 500 आ रहा है। ठीक है। यस सर 500 ही आ रहा है सर। सर आ गया 500। चलो ठीक है, जल्दी से सोल्यूशन देखते हैं। सर 447.21। नहीं यार, 500 आएगा। डस्टर कहाँ रख दिया यार? 1 मिनट रुकिएगा, डस्टर में लेके आता हूँ। चलिए जल्दी से इसको करते हैं। अच्छा, 447 किसका आया था? बता भाई। सर हाँ सर भाई, अभिषेक। क्वेश्चन में मैं अभिषेक, मैं जो जो पूछूंगा उसका आंसर करना है, ठीक है? Yes, sir. इधर देखो, सबसे पहले कर रहा हूँ केस 1। इस पे चेक करूंगा 10 रुपए के हिसाब से। 10 रुपए के हिसाब से ये इंश्योर करना है कि 500 से कम मंगाना है, ठीक है? तो ईओक्यू निकाल लेता हूँ। रूट ओवर 2C0D/CH 2C0 साल भर की डिमांड 2500/CH 0.25 इंटू CU 10 रुपए। बता भाई अभिषेक, कितना आया ईओक्यू यहाँ पे? Sir 447.21। 447.21 यूनिट। क्या पहले स्लैब को देखते हुए मैं 447.21 मंगा सकता हूँ क्या? यस सर। मंगा सकता हूँ, वेरी गुड। तो मैं अपनी टोटल कॉस्ट चेक कर लेता हूँ 447.21 से। ये हो गया CU इंटू डी 10 इंटू 2500 प्लस फॉर्मूला लगा दूं? यस सर। वेरी गुड।
2 इंटू सी नॉट इंटू डी इंटू सी एच, यानी कि 25% ऑफ 10 रुपए। बता अभिषेक कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट? सर 5590.13 5590 .13 सर इतना नहीं आ रहा। हाँ मेरे को भी लग रहा है इतना नहीं आएगा। ये 25 2611 पॉइंट बढ़ यही होता है 25,000। कितना आ रहा है? 2611 118.03। यस सर 26118। ठीक है, सर अब इसे करेक्ट कर। क्वांटिटी सर 447.21 रखेंगे ना? अरे क्वांटिटी को मार्क बोली, ये फॉर्मूले में तो डायरेक्ट क्वांटिटी क्वांटिटी से रख के आ गया। ठीक है, और ये तो डी है, क्यू थोड़ी है। यू इंटू सीयू इंटू डी करेंगे ना, साल भर की डिमांड, एक साल की कॉस्ट निकाल रहे हैं। अच्छा, परचेजिंग कॉस्ट तो उस पर डिपेंड नहीं करती। हाँ ठीक है, चलो केस 1 का हो गया है ना। केस 2 का देख रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। याद रखना कितना आया था, मैं भूल गया, 26,000 कुछ था। केस 2 EOQ रूट ओवर 2 टाइम्स ऑफ C नॉट इंटू D बाई CH, ये हो गया 25% ऑफ CU, 9 रुपए। ठीक है, कितना आया बोलो यार जल्दी से? 471.39। 471.39। अभिषेक आ रहा है? यस सर। चलो यस सर। मेरे को ये बताओ अभिषेक, ये बताओ क्या मैं इस स्लैब को ध्यान में रखते हुए 471.39 मंगा सकता हूँ क्या? नो सर। नहीं मंगा सकता। हालांकि टोटल कॉस्ट जो है इस स्लैब में सबसे कम होगी 471.39 पे, और स्लैब ये बोलता है कि 500 से या 500 से ज्यादा मंगाना है, या तो 500 मंगा लो या 500 से ज्यादा। तो इस स्लैब को ध्यान में रखते हुए, इस ईओक्यू को ध्यान में रखते हुए मेरा ईओक्यू कितना होगा? सर 500। 500। जो इसके सबसे नजदीक होगा, इसके सबसे नजदीक जो है वो कितना है? 500। तो मैं अपना 500 पे चेक करूंगा टोटल कॉस्ट। क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या? नो सर। नो सर। नहीं लगा सकता। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा CU इंटू डी, 9 रुपए मल्टीप्लाई बाई एक साल का 2500 प्लस C नॉट इंटू डी बाई क्यू, C नॉट आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? सर आवाज सर तो आ रही आपकी है। आवाज नहीं आ रही सर। अरे क्या बोल रहे हो, सही में नहीं आ रही? यस सर। आने लगी सर, आने लगी सर। आने लगी? यस सर। ठीक है, यस सर। प्लस 0.25 इंटू 9 रुपए इंटू क्यू बाई 2। मेरे को अगर मान लो आवाज नहीं आती है ना, तो कैसे हिंट करोगे? मैं तो बोलते चले जाऊंगा। सर फोन लगा देंगे आपको। अबे फोन तो मेरा यहीं पे है, इसको मैं एयरप्लेन मोड पर डाल के रखा हूँ, कोई और कॉल ना करे बीच में। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। चलो तो ये कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करो, बताओ यार। 3562 हैं? 23,562। 23,562। और वो कितना आ रहा था? 0.5। वो कितना आ रहा था? वो कितना आ रहा था केस 1 का? 26,118। 26,118। तो भैया कंपैरिजन ही नहीं है। आंख बंद करके 500 मंगाएंगे, 500 से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी जल्दी से नोट कर लो, तो हम लोग क्या है आगे बढ़ जाते हैं। मॉडल 1 जो है हम लोगों ने पूरा कर लिया। मॉडल 1 में जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं सब टाइप के क्वेश्चन बना लिए। अब मॉडल 2 पे आऊंगा सीधा।
रब कर दूं क्या बोर्ड? यस सर। yes sir. एक मिनट बस वेट करिएगा, 1 मिनट। हेडिंग डालेंगे नए पेज पे, EOQ मॉडल 2, EOQ मॉडल 2 लिखेंगे। एजम्पशन, एजम्पशन, एजम्पशन में पहला लिखना, नंबर 1, यूनिफॉर्म डिमांड, यूनिफॉर्म डिमांड, यूनिफॉर्म डिमांड। दूसरा लिखना, नो शॉर्टेज अलाउड, नो शॉर्टेज अलाउड। नो शॉर्टेज अलाउड। तीसरा लिखना, कांस्टेंट प्रोडक्शन रेट, कांस्टेंट प्रोडक्शन रेट। एजम्पशन के नीचे लिखना, नोटेशन यूज्ड, नोटेशन यूज्ड। स्मॉल p इक्वल, स्मॉल p इक्वल कांस्टेंट प्रोडक्शन रेट, सॉरी, स्मॉल p इक्वल कांस्टेंट प्रोडक्शन रेट, कांस्टेंट प्रोडक्शन रेट। T1 इक्वल, T1, T1 इक्वल मैन्युफैक्चरिंग टाइम, T1 इक्वल मैन्युफैक्चरिंग टाइम। T2 इक्वल, T2 इक्वल
नॉन मैन्युफैक्चरिंग टाइम, नॉन मैन्युफैक्चरिंग टाइम, नॉन मैन्युफैक्चरिंग टाइम P, T1, T2 और स्मॉल d इक्वल डिमांड रेट, स्मॉल d इक्वल डिमांड रेट, स्मॉल d इक्वल डिमांड रेट। एजम्पशन में आपने जो लिखा है कांस्टेंट प्रोडक्शन रेट, उसमें और करके लिख देंगे कांस्टेंट प्रोडक्शन रेट और फाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट, फाइनाइट FINITE, फाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट, फाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट। हो गया, सभी का नोट हो गया? यस सर। गाना बोलते रहा करो, नहीं तो मेरे को लगता है कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, कोई उस तरफ सुन नहीं रहा है। ठीक है, देखो भैया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वही क्वांटिटी और टाइम का प्लॉट, क्वांटिटी और टाइम का प्लॉट। देखो, सेलर और मैन्युफैक्चरर में, फिर से रिपीट करता हूं, सेलर और मैन्युफैक्चरर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सेलर जो होता है उसके पास साइकिल की शुरुआत में जहां से महीना चालू होता है वहां पे लबालब दुकान माल से भरी होती है, लेकिन मैन्युफैक्चरर जो होता है उसको अपने साइकिल की शुरुआत करनी पड़ती है फैक्ट्री में उत्पादन करने से लेकर। जब तक वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा तब तक उसके पास प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। नेस्ले कंपनी मैगी बनाती है तो सेलर के दुकान में मैगी भरी हुई दिखती है महीने की पहली तारीख को, लेकिन नेस्ले कंपनी के पास महीने की पहली तारीख को मैगी जो है वो स्वयं प्रकट नहीं हो जाएगी। उनको तो भैया मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, एक प्लांट लगाना पड़ेगा, उस प्लांट की कुछ कैपेसिटी होगी जहां पे दिन का या घंटे का या मिनट का एक फिक्स नंबर ऑफ मैगी बनता होगा। नेस्ले कंपनी को पता होगा कि अगर प्रोडक्शन सही चल रहा है तो हर दिन इतना लाख पैकेट मैगी हम लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं, वो कहलाती है उनकी प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे जिस तरीके से पहले वाले मॉडल में महीने की पहली तारीख को मैक्सिमम इन्वेंट्री था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे होगा कितना भैया, नील बटे सन्नाटा। कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम लोगों को। आशीष अपना माइक बंद कर लीजिए। यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना? सुनो, अब क्या होगा कि मान लो कि भैया नेस्ले कंपनी अगर एक दिन में 500 यूनिट बना लेती है, नेस्ले कंपनी अगर एक दिन में 500 यूनिट बना लेती है तो भैया नेस्ले कंपनी क्या करेगी कि फिर बनाना चालू करेगी और दिन बीतते जाएंगे, समय बीतता जाएगा। लेट अस से कि T1 समय बीत गया, लेट अस से कि T1 समय बीत गया। अगर नेस्ले कंपनी, सुन लो मेरा बात ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर नेस्ले कंपनी एक दिन में 500 बनाती है तो T1 दिन में बनाएगी 500 इंटू T1। इस बात में किसी को कोई शक है क्या? नो सर। नहीं शक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि क्यू जैसे कि पिछले वाले सेलर वाले मॉडल में क्यू का मतलब था ऑर्डर्ड क्वांटिटी, यहां पर क्यू का मतलब है प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी। लॉट साइज शब्द दोनों जगह काम करेगा। अगर मैं कहता हूं कि सेलर के लिए लॉट साइज 500 है तो मतलब वो 500 मंगाया। अगर मैं कहता हूं मैन्युफैक्चरर के लॉट साइज 500 है मतलब उसने मैन्युफैक्चरिंग करते समय 500 बनाया। ठीक है? तो अगर कह रहे हैं कि अपने को क्यू क्वांटिटी चाहिए तो ये लॉट साइज है। T1 दिन में हर दिन 500 बनाऊंगा, 500 कहलाता है प्रोडक्शन रेट P। सुनते चलो मेरे भाई, सुनते चलो। अगर मैं कहता हूं एक दिन में P बनता है, P इज द प्रोडक्शन रेट, तो T1 दिन में बनेगा P इंटू T1। T1 दिन में बन जाएगा P इंटू T1। सुनते चलो।
मान लो कि एक दिन में नेस्ले कंपनी 500 पैकेट मैगी बना देती है। एक दिन में नेस्ले कंपनी 500 पैकेट मैगी बनाती है, तो मेरे भैया नेस्ले कंपनी के गोदाम में, नेस्ले कंपनी की इन्वेंट्री में 10 दिन के बाद कितना पैकेट मैगी अवेलेबल होगा? 5000। 5,000. देखो बस यही चीज तुम लोगों सर को सर समझना है। सर बिकेगा भी ना सर बीच में? हाँ सही, शाबाश, वेरी गुड। यही कहना चाह रहा था मैं कि भैया नेस्ले कंपनी अगर एक दिन में 500 बनाता है तो 10 दिन में 5000 बना जरूर लेगा, लेकिन उसकी इन्वेंट्री में, उसके गोदाम में 5000 यूनिट अवेलेबल नहीं होगा। सुनिएगा कैसे मेरे भाई, अगर आप 10 दिन तक फैक्ट्री में हर दिन 500 पैकेट बना रहे हैं तो मार्केट में तो कस्टमर को पता है कि नेस्ले कंपनी तो मैगी प्रोड्यूस कर रहा है, 10 दिन से फैक्ट्री चल रही है, 10 दिन जो है मैगी मत खाओ, मैगी का भूख मार लो, 11वें दिन से खाएंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा। अबे मार्केट में तो डिमांड कांस्टेंट है ना। मार्केट में लोगों को क्या पता कि मैगी प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है, कि हड़ताल हो गई, कि गेहूं महंगा हो गया, कि मसाला चोरी हो गया, हमको क्या मतलब है? हमको तो मैगी खाना है। डिमांड तो आते रहेगी मेरे भाई। नेस्ले कंपनी अगर 500 पैकेट हर दिन बना रहा है तो उसके गोदाम में पूरा का पूरा 500 नहीं जाएगा, कुछ तो मार्केट में जाके बिक जाएगा। यस सर। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि भैया हर दिन 250 पैकेट मैगी बिकती है, डिमांड रेट इज 250 पर डे और प्रोडक्शन रेट 500 पर दिन है। फिर से बोलता हूं, हर दिन 500 बना रहा हूं, हर दिन 250 जो है उसकी डिमांड आ रही है। 10 दिन के बाद गोदाम में कितना पैकेट मैगी होगा? 2,500. शाबाश, वेरी गुड, समझ गए तुम भाई। ठीक है, तो देखो, अगर मैं देखूं कि मैंने प्रोड्यूस कितना किया तो ये P इंटू T1 है। इसको डॉटेड लाइन से दिखा लेता हूं। लेकिन अगर मैं ये देखता हूं कि मेरे गोदाम में कितना है तो ये तो भैया मेरे Q से कम होगा, Q से कम होगा। और ये होगा कितना? सुन लो, इसको मैं यहां पे मार्क करके लिखता हूं, यहां पे मार्क करके लिखता हूं। ये होगा कितना कि मैं बनाऊंगा P इंटू T1 पर मार्केट में बिक जाएगा D इंटू T1। कोई दिक्कत है क्या इसमें? No, sir. नो सर। ओ सर, ये जो है कहलाता है मेरा मैक्सिमम इन्वेंट्री। अब सुन लो मेरे भाई, क्यों कहलाता है मैक्सिमम इन्वेंट्री। कंपनी तब तक मैगी प्रोड्यूस करेगी जब तक कंपनी के गोदाम भर नहीं जाते। कंपनी अगर हर दिन 500 बना रही है, मार्केट में 250 बिक रहा है, तो मतलब क्या कि हर दिन 250 पैकेट गोदाम में भी जा रहा है। जिस दिन कंपनी का गोदाम 250 पैकेट रोज आ रहा है, गोदाम जिस दिन 250 पैकेट से भर जाएगा, उस दिन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग पे होल्ड लगा देगी। तो ये जो टाइम पीरियड है T1, इसको अपन कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग टाइम। इस समय तक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसके बाद जो इन्वेंट्री मिली है, ये मैक्सिमम इन्वेंट्री है। गोदाम में इससे ज्यादा माल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा T1 टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी गई है। अब जो है कंपनी अपना गोदाम से ही माल निकाल के मार्केट में सप्लाई करेगा और इन्वेंट्री लेवल जो है वो यहां से कहां जाएगा? Down होगा. डाउन होगा। सर तो ये अब मैं समझ कहता में, हूं, हाँ भैया क्या समझ नहीं आया? बोल। ये जो इन्वेंट्री लेवल मैक्सिमम है यहाँ पर। भाई मैं कह रहा हूं कि मैगी कंपनी हर दिन 500 बना रहा है और हर दिन 250 बेच दे रहा है। अब हर दिन 250 अगर उसके गोदाम में जा रहा था तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि गोदाम फुल हो जाएगा। होगा कि नहीं Yes, होगा? हाँ अच्छा, जिस दिन गोदाम फुल हो जाएगा तो और मैगी प्रोड्यूस करके कहाँ रखूंगा? खेत खलियान में छोड़ दूंगा क्या? नहीं कर सकता ना। तो भैया ऐसे केस में कंपनी जब गोदाम भर जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को रोक देती है। अब गोदाम जो है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे है। जब प्रोडक्शन को हॉल्ट किया तो गोदाम मैक्सिमम कैपेसिटी पे थे। अब मार्केट में डिमांड तो कंटिन्यूअसली आ रही है, फैक्ट्री हमने होल्ड कर दी है, तो माल जो है वो गोदाम से निकाल के देना पड़ेगा ना मार्केट में।
तो गोदाम का अगर इन्वेंट्री काउंट कम होगा तो इसका मतलब है कि जब गोदाम भरा हुआ था वो उसका मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल था कि नहीं था? यस सर। समझ में आया? हाँ चलो, तो अब जो है इसके बाद पहाड़ यहां से नीचे जाता है और लेट अस से कि ये टाइम पीरियड है T2। T2 मेरे भैया वो समय है जब कंपनी प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग टाइम है। इस समय सिर्फ मार्केट में डिमांड आ रही है, ठीक है ना। और T2 वो समय है जब मैं इस IM इन्वेंट्री को, मैक्सिमम इन्वेंट्री को T2 समय में कंज्यूम कर लेता हूं डी रेट ऑफ डिमांड से। ठीक, आगे बढ़ता हूं। इसके बाद जिस तरीके से पहले वाले मॉडल में लीड टाइम, रीऑर्डर लेवल था, यहां पर भी चलेगा। बफर स्टॉक सब यहां पर भी वैलिड है। कंपनी को पता रहेगा कि यार अगर प्रोडक्शन करना है तो एक हफ्ते पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर चाहोगे कि आज प्रोडक्शन करना है तो पॉसिबल नहीं है, एक हफ्ता पहले की तैयारी चाहिए। पूरा मेंटेनेंस करना पड़ेगा, सेफ्टी मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे, उसके बाद रॉ मटेरियल को इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, लाइसेंस रिन्यूअल कराना पड़ेगा FSSAI से, उसको बैच नंबर भेजना पड़ेगा कि हाँ भैया ये नए बैच का मैगी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें हम लोग ये वाली मैन्युफैक्चरिंग डेट डालेंगे, ये वाली एक्सपायरी डेट डालेंगे। सब चीज का जब लिखा पढ़ी होगा, कागज पत्री हो जाएगा, लेबरों को शेड्यूल दे दिया जाएगा कि तुमको बेटा इतने घंटे से इतने घंटे तक इस शिफ्ट में आना है, इतना पगार मिलेगा, सब जगह से हामी भर दी जाएगी, लेबर वेबर का कोई स्ट्राइक नहीं होगा, तब जाके प्रोडक्शन चालू हो पाएगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर भी लीड टाइम चाहिए होता है। तो लीड टाइम कंपनी को पता है कि अगर एक हफ्ता चाहिए तो कंपनी एक हफ्ता पहले ही देख लेगा कि गोदाम में जैसे ही एक हफ्ते के मार्केट के डिमांड को फुलफिल करने के लिए माल बचा है, कंपनी तुरंत अपना लाइन अप करना चालू करेगा प्रोडक्शन कैपेसिटी को। और जैसे ही वो वाला दिन आएगा जब गोदाम खाली हो जाएगा या बफर स्टॉक पे आ जाएगा, जो भी आप समझ लीजिए, कंपनी फिर से प्रोडक्शन चालू कर देगा, फिर मैक्सिमम पे ले जाएगा, फिर मिनिमम पे आएगा, और इस तरीके से साइकिल मेरा चलते रहेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट आया है तो जल्दी से पूछो मेरे भाई। सर। आगे देखो, ठीक है। एक पहाड़ यहां से चालू होता है, यहां पे खत्म होता है। T1 प्लस T2 ये मिलके बनता है एक साइकिल, और एक साइकिल का जो टोटल टाइम होता है उसको अपन कहते हैं साइकिल टाइम। समझिएगा मेरी बात को, दिस टाइम इज कॉल्ड एज साइकिल टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सुनते चलना, प्रोडक्शन रेट और डिमांड रेट बराबर है, अगर प्रोडक्शन रेट और डिमांड रेट बराबर है तो T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा? इक्वल होंगे सर। अगर प्रोडक्शन रेट और डिमांड रेट बराबर है तो T1 T2 में क्या रिलेशन होगा? सर इक्वल होंगे। मेरे भाई, अगर प्रोडक्शन रेट और डिमांड रेट बराबर हो गया तो क्या कभी इन्वेंट्री बिल्डअप हो पाएगी क्या? नहीं सर। समझे ना? अबे तुम 500 बनाते हो, रोज का मार्केट में 500 बिक जाता है, तो तुम तो निकम्मे निकले ना बे, तुमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि और पैदा करना चाहिए। अगर जितना बना रहे हो सारा का सारा बिक गया तो गोदाम में भरोगे क्या? समझे? मतलब अगर गोदाम भरने हैं तो प्रोडक्शन रेट हमेशा डिमांड रेट से क्या होनी चाहिए? ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए। अगर T1 और T2 बराबर चाहिए, जितना समय मैन्युफैक्चरिंग पीरियड था उतना ही समय नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीरियड होगा, तो फिर प्रोडक्शन रेट और डिमांड रेट में क्या रिलेशन होगा? सर 2 टाइम्स होगा। 2 टाइम्स होगा। शाबाश। P शुड बी 2 टाइम्स ऑफ D। मार्केट में जितनी डिमांड है उससे 2 गुना ज्यादा आपको प्रोडक्शन करना है। समझ गए ना? तब तो क्या है, आधा माल आपके बनाते बनाते बिक जाएगा और बचा आधा जो आप इन्वेंट्री में स्टोर करोगे वो उतने ही टाइम में बिकेगा जितने टाइम में आपने पहले बेचा था। कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है कि मैं बस बकबक कर रहा हूँ? यस सर, आ रहा है। आ रहा आ है। रहा है सर। आ रहा है सर, आ रहा है सर। आ रहा है ना? आ रहा है। चलो तो एक काम करो, जल्दी से ये वाला ग्राफ खींच लो, इसके बाद इसका गणित देखते हैं। खटाखट खींचो भाई। टाइम बताओ यार, एग्जैक्ट कितना हो रहा है? 6-4। 6-5। यस सर। ठीक है, ठीक।
सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर यार मेरे सर में तो हो चल रहा रही है है। सर हो रही है सर, क्या होता है कि सर नेट स्लो हो गया है। भाई हो गया, बना लिए ना, मिटा दूं मैं? यस सर। यस सर। यस सर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, EOQ का मतलब क्या होता है? एक साल के लिए कॉस्ट मिनिमम प्रॉफिट मैक्सिमम। एक साल के लिए कॉस्ट मिनिमम प्रॉफिट मैक्सिमम। सेलर के केस में EOQ का मतलब था कि कितना क्वांटिटी मंगाऊं एक बार में कि साल भर की टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। मैन्युफैक्चरर के लिए EOQ का क्या मतलब होगा? कितना मैन्युफैक्चर करें। कितना मैन्युफैक्चरिंग करें। मैन्युफैक्चरर का अगर EOQ आता है 10,000 तो मतलब है कि हर बार जब भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे 5,000 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। समझ रहे हो ना? तो जितना EOQ निकालेंगे उसका मतलब होगा कि हर बार इतना ही बनाएंगे अगर, तभी हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम आएगा। और प्रॉफिट मैक्सिमम आता है कब? जब टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है? मिनिमम। मिनिमम। वेरी गुड। तो टोटल सर कॉस्ट जरा देखते हैं, टोटल कॉस्ट जरा देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरर के लिए सबसे पहले टोटल कॉस्ट में क्या आएगा? परचेजिंग कॉस्ट, जो मटेरियल परचेज करेगा वो। अब एक गलत जवाब है, उसको कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। हाँ, लिखाया है product- तुम लोगों को कॉपी में, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है? प्रोडक्शन कॉस्ट। PR लिख दे रहा हूँ, कॉपी में PC ही लिखाया था, PC रहने देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है? प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद कौन सा कॉस्ट आया था? असेंबलिंग कॉस्ट, जो मतलब अरे यार सुनो, जो वहां पे सेलर के केस में ऑर्डरिंग कॉस्ट था ना, कॉस्ट। यस सर। यहाँ पे होता है, यहाँ पे कहलाता है सेटअप सेटअप कॉस्ट। कॉस्ट। ठीक है? सेटअप कॉस्ट क्या होता है आपको बताया था। जितने बार सेटअप लगाऊंगा, Yes, एक sir. बार सेटअप यहाँ पे लगाया, एक बार सेटअप यहाँ पे लगाया, फिर सेटअप यहाँ पे लगाऊंगा। सेटअप का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले जो भी तामझाम करूंगा, चाहे नए पन्नियां छपवाऊंगा, चाहे नए लाइसेंस लूंगा, चाहे नए प्रिंटिंग मशीन हायर करूंगा ताकि उसमें प्रिंटिंग करवा सकूं, कुछ भी करूंगा, XYZ, हर बार मैन्युफैक्चरिंग से पहले मैं जो भी खर्चा करूंगा वो उस बार की मैन्युफैक्चरिंग को एक्सिक्यूट करने वाला खर्चा होगा। जैसे हर बार ऑर्डरिंग कॉस्ट जो लग रही थी, माल मेरे पास आ सके, गोदाम भर सके, दुकान में माल दिख सके, इन्वेंट्री बिल्टअप हो सके, इसके लिए टेम्पो वाले को भाड़ा दे रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा हूं? गोदाम में मैगी दिख सके, इसके लिए पहले एक फिक्स खर्चा कर रहा हूं, सेटअप कॉस्ट भर रहा हूं, उसको बोलेंगे सेटअप कॉस्ट। ठीक है? इट इज इक्विवेलेंट टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो जिस तरीके से ऑर्डरिंग कॉस्ट था कि साल भर में जितने बार ऑर्डर करोगे उतना इंटू टेम्पो का भाड़ा n इंटू सी नॉट, यहाँ पे जो सेटअप कॉस्ट है वो भी हो जाएगा n इंटू सी नॉट, क्योंकि साल में जितने बार सेटअप लगाऊंगा उतने बार का मेरे को सेटअप कॉस्ट झेलना पड़ेगा। ठीक है? तो पहला था प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरा था ऑर्डरिंग कॉस्ट, और तीसरा होता है होल्डिंग कॉस्ट। क्योंकि भैया दुकानदार हो चाहे कंपनी हो, दुकानदार को दुकान का खर्चा बेयर करना है तो कंपनी को गोदाम का खर्चा बेयर करना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है? तो मैं इसको लिख के चलता हूं। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट CU इंटू डी। अगर एक यूनिट का खर्चा मेरे को आता है CU, एक पैकेट बनाने का खर्चा नेस्ले कंपनी को पड़ता है 20 रुपए, तो नेस्ले कंपनी साल भर में, याद रखना टोटल कॉस्ट जो होता है EOQ कैलकुलेट करने के लिए साल भर की निकालते हैं, तो साल भर में अगर मार्केट की डिमांड कैपिटल डी है, मेरे को पता है कि एक साल में कैपिटल डी मैगी का कंजम्पशन है, तो भैया 2 टाइम्स ऑफ डी तो नहीं बनाऊंगा ना, जितना मार्केट में डिमांड है उसी के हिसाब से पूरा प्रोडक्शन फैसिलिटी चलाऊंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो हाँ या ना यार। यस सर। यस यस सर। सर। तो प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया CU इंटू डी, है ना? ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा N इंटू सी नॉट। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई शक? ठीक है, आगे बढ़ता हूं भाई। होल्डिंग कॉस्ट,
होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? क्या था बे? सर CH into I average CH into I इन्वेंट्री average, का। CH into I average, ठीक है। अब देखो मैं ना यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके पहले वाले मॉडल में क्या किया था, ऐसा ऐसा ट्रायंगल था ना भाई? यस सर। और ये जो वैल्यू थी ये क्यू थी ना? यस सर। सर अच्छा, ये वाले केस में मैंने आई एवरेज क्या लिखा था? Q/2। Q/2, ठीक है। तो देखो इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका ये है कि भैया किसी समय पे हमारी दुकान पे इतना पैकेट मैगी था, किसी समय पे इतना पैकेट मैगी था, और हर किसी पैकेट ऑफ मैगी पे अलग अलग भाड़ा लग रहा था। तो हमने क्या किया था कि एक एवरेज नंबर ऑफ मैगी चाहिए थी, एक एवरेज नंबर ऑफ मैगी चाहिए थी जो मैगी इस पूरे साइकिल पे मेरे पास रहे, बजाय ये बोलने के कि किसी दिन 30 पैकेट था, किसी दिन 15 था, किसी दिन 0 था। मैंने मान लिया कि 15 पैकेट मैगी पूरे महीने भर के लिए मेरे पास था, ठीक है। तो यहाँ पे आई एवरेज को निकालने का तरीका क्या है कि आप ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया ले लीजिए। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, और ये टाइम पीरियड हो जाएगा टीसी, और इसको इक्वेट कर दीजिए इस ट्रायंगल के एरिया से, और ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा आई एवरेज इंटू टीसी। तो टीसी और टीसी चला गया, आई एवरेज बराबर आ गया Q/2 के। बात समझ में आई कि जल्दी से बताओ यार? यस सर। यस सर। सभी को आ गई है ना? तो अब देखो, सुनो, अब देखो मैंने यहाँ पे मैगी प्रोड्यूस करना चालू किया। अब जो पैकेट ऑफ मैगी बिक जा रहा है वो तो गोदाम में गया ही नहीं, लेकिन कुछ पैकेट ऑफ मैगी ऐसा था जो पूरे साइकिल भर मेरे पास रहा, आखिरी दिन जाके बिका, और कुछ पैकेट ऑफ मैगी ऐसा था जो बहुत कम दिन मेरे दुकान में रहा होगा। हर पैकेट ऑफ मैगी अलग अलग दिन गोदाम में बिता रहा है। तो यहां पर भी मैं सेम चीज करूंगा, मैं एक एवरेज नंबर ऑफ मैगी मान लूंगा, एवरेज, इसको ले लेता हूं आई एवरेज, और मैं कह रहा हूं कि ये जो एवरेज है ये इस पूरे साइकिल पे, ये पूरे टाइम पीरियड पे मेरे शॉप पे या मेरे गोदाम में अवेलेबल रहेगा। सेम चीज यहां पर भी करूंगा, इस पूरे का जो एरिया है इस रेक्टेंगल के एरिया से इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। दिक्कत होगी तो बता देना यार, है ना। मैं ट्रायंगल के एरिया लिखता हूं, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हाइट कितना है आई एम, हाफ ऑफ आई एम, और बेस कितना है T1 प्लस T2 यानी कि TC, बराबर रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, आई एवरेज इंटू टी। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। पक्का ना? किसी को कोई भी डाउट है तो बोल दो यार, मैं फिर से समझा दूंगा। अभी आगे बढ़ू? यस सर। डाउट है मेरे को लग रहा है लोगों को, है क्या? नो सर। चलिए, नो सर। टीसी कटा, आई एवरेज किसके बराबर आ गया? अबे बोल दो भाई। हाफ ऑफ मैक्सिमम सर इन्वेंट्री। स्क्रीन से बार बार वो हट जाती है सर। क्या हट जाती है? सर जी स्क्रीन जो आपका शेयर कर रहे हैं, मतलब जो फोटो सर बार सभी बार के साथ हट दिक्कत हो जाती रही है। है क्या? सभी के साथ दिक्कत हो रही है? यस सर, सर, वो क्या पिन होता कर है लो। कि सर कोई दूसरा बोलता है तो दूसरे इसको की पिन कर तस्वीर लो। आने लगती है सर। भाई पिन इसको करने अरे तो से पिन कर लो ना, मेरा स्क्रीन पिन कर लो।
कैसे राइट सर? क्लिक करो और उस पर लिखा होगा पिन स्क्रीन या पिन वीडियो, उसको पिन कर लो, ठीक है। नहीं, स्लाइड करना थोड़ा सा और दो डबल टैप कर देना सर की स्क्रीन में पिन हो जाएगी अपने आप। सुनो, आई एवरेज आ गया IM/2, और IM क्या होता है, PT1 माइनस DT1, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, IM होता है PT1 माइनस DT1। मैं लिख रहा हूं T1 कॉमा करके T माइनस D/2। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये बड़ा वाला पहाड़ मिटा नो दे रहा हूं, सर। मेरे को और लिखना है उसके नीचे ना। देखो, अब मैं इसमें से P भी कॉमन कर लेता हूं, ये हो जाएगा PT1/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस D/P। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अबे कुछ नहीं किया, P भी कॉमन निकाल लिया, P कॉमन निकाला नो तो ये सर। 1 हो गया, ये हो गया D/P। सर नो कत नहीं है PT1 सर। क्या होता है? PT1 क्या होता है? सर क्यू प्रोडक्ट क्वांटिटी। क्यों होता है क्यों? Q/2 1 माइनस D/P। चलेगा? चलेगा यस सर। बाबू? अब देखो, टोटल कॉस्ट हो गया CU इंटू डी प्लस N की जगह आ जाएगा D/Q। साल भर में D मंगाना है, एक बार में Q मंगाऊंगा, प्लस CH/2 1 माइनस D/P इंटू Q। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। पक्का ना? सर थोड़ा हाँ थोड़ा बोल भाई। सर पिन नहीं हो रहा है ये। सर जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट होता है सर, उसका क्या करेंगे सर इसमें मतलब एडिशन ना होगा? मेंटेनेंस, सुनना, मेंटेनेंस कॉस्ट कब लगता है? सर मशीनों को मेंटेन करेंगे ना सर, प्रोडक्शन हाँ करेंगे हाँ, तो। वो कब लगता है मेंटेनेंस कॉस्ट? प्रोडक्शन करने के पहले लगेगा ना। अभी जब मेंटेनेंस करेगा तो प्रोडक्शन नहीं करेगा ना। सर मतलब जैसे कोई मशीन खराब हो गई तो सर। अरे पगले, जब मेंटेनेंस करेगा, यस सर। तो उस समय मैगी प्रोड्यूस करेगा क्या? नो सर। नहीं करेगा। तो मतलब वो वाला खर्चा कब आएगा? नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीरियड में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मैन्युफैक्चरिंग जब करने जाएगा उसके पहले ही पूरा मेंटेनेंस, मशीन का सारा इंस्पेक्शन, उसका रिपेयरिंग सब कर लेगा ना। यस सर। मतलब वो खर्चा जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के पहले बेयर करेगा, और मैन्युफैक्चरिंग करने के पहले अगर बेयर कर रहा है मतलब वो तो सेटअप कॉस्ट में चला गया ना। यस सर। समझ गया? अब सेटअप कॉस्ट में बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, लेकिन वो सारे खर्चे वो होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग करने के पहले करूंगा। यस सर। ठीक है? जी सर। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? सबको जल्दी से बोलो, किसी को कोई डाउट है तो रोक लो भैया, इसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा वरना। अच्छा सुनो, ये जो कॉस्ट है ये फिक्स है कि वेरिएबल है? फिक्स। फिक्स वाली है। अबे प्रोडक्शन कॉस्ट तो फिक्स हो गई ना, सीयू तो मटेरियल कॉस्ट है भाई। अरे यार, साल भर में 10 लाख बना लो, चाहे एक बार में 1 लाख बनाओ, एक बार में 10 लाख बना लो, सीयू तो सीयू रहेगा। बोलो यार। यस सर। सेटअप कॉस्ट क्यू पे डिपेंड करेगी, होल्डिंग कॉस्ट भी किस पे डिपेंड करेगी? क्यों पे डिपेंड करेगी दोनों। एक बार में कितना बनाओगे? अगर बेटा एक बार में बहुत ज्यादा बना लिया ना, बहुत सारा माल बना लिया, तब तो सेटअप कॉस्ट कम हो जाएगा ना 1 साल का। समझना मेरी बात को। मान लो 1 साल में 10 लाख यूनिट की रिक्वायरमेंट है, तुमने 10 लाख एक ही बार में बना लिया, तब तो एक ही बार सेटअप कॉस्ट बेयर करोगे। 10 लाख को 10 बार में बनाओगे तो 10 बार सेटअप कॉस्ट बेयर करोगे। सेम ऑर्डरिंग कॉस्ट वाला हिसाब है। लेकिन होल्डिंग कॉस्ट का क्या होगा? एक बार में बढ़ 10 लाख जाएगी। बना लोगे तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, बड़ा गोदाम लेना पड़ेगा, उसको संभालने के लिए बहुत सारे गार्ड बैठाने पड़ेंगे, दुनिया भर का वहां पे सिक्योरिटी मेजर्स ले लो, दुनिया भर का सेफ्टी मेजर्स लो, पेस्ट कंट्रोल कराओ, पता नहीं क्या है, देखो खर्चा आपको बेयर करना पड़ेगा। समझ गए ना? यस सर।
तो जिस तरीके से ऑर्डरिंग कॉस्ट जो था नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बढ़ने पे बढ़ता था, तो वो चीज यहाँ पर भी लागू है, और ये होल्डिंग कॉस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी यहाँ पे लागू है। ठीक है, तो कुल मिला के जो टोटल कॉस्ट है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, टोटल कॉस्ट को क्या करेंगे, क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से, टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी, और वहां से हम लोगों को 2 फॉर्मूले मिल जाएंगे, एक तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का और दूसरा टोटल मिनिमम कॉस्ट का। हमें मिलेगा कि नहीं? यस यस सर। सर। यस सर। यहाँ पे अपने को एक तीसरा फॉर्मूला भी मिलेगा, क्या पता है इसका, मैक्सिमम इन्वेंट्री एट ईओक्यू का। क्यों मिलेगा? क्योंकि पहले वाले मॉडल में ईओक्यू और मैक्सिमम इन्वेंट्री बराबर था कि नहीं था? यस सर। यस सर। क्या यहाँ पे बराबर होगा? नो सर, क्योंकि सर बार बार सर ईओक्यू तो यहाँ से निकलेगा ना बे, ईओक्यू तो वो है जो प्रोड्यूस करोगे, पर जो प्रोड्यूस कर रहे हो उस दौरान मार्केट में कुछ बिक भी जाएगा, तो यस आपका जो सर। मैक्सिमम इन्वेंट्री होगा वो ईओक्यू से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले मिलेंगे, एक मिलेगा ईओक्यू का, एक टोटल कॉस्ट का मिनिमम, और तीसरा मिलेगा मैक्सिमम इन्वेंट्री एट ईओक्यू। ठीक है, तो पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं तीनों फॉर्मूले लिखा देता हूँ, जल्दी करो भाई। हो गया सर। पानी पीने चला गया था मैं। हो गया क्या बे? तुम लोग यस यार सर। खाना बोलते नहीं हो यार, खाना बोल दिया करो, खाना। यस सर। रुक जाओ, फॉर्मूला दिखा दी जल्दी जल्दी। क्या मिटाऊं? ये मिटा रहा हूं ना। ईओक्यू का फॉर्मूला है रूट ओवर सी नॉट डी बाई सी एच मल्टीप्लाई बाई रूट ओवर स्मॉल p माइनस डी। टोटल कॉस्ट मिनिमम का फॉर्मूला है रूट ओवर 2c0dch मल्टीप्लाई बाई रूट ओवर p माइनस डी बाई पी, और मैक्सिमम इन्वेंट्री एट ईओक्यू का फॉर्मूला है रूट ओवर 2c0d बाई सी एच मल्टीप्लाई बाई रूट ओवर p माइनस डी बाई पी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते समय ध्यान में रखना कि P और D का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन रेट पर मंथ पर डे पर वीक में रखोगे तो डिमांड रेट भी पर डे पर मंथ पर वीक में ही होनी चाहिए। जल्दी से नोट कर लो फॉर्मूला, तो एक क्वेश्चन दिखाता हूं।
सर टोटल मिनिमम कॉस्ट में अपन फिक्स्ड कॉस्ट नहीं जोड़ेंगे क्या? अबे जोड़े तो हैं बे। अरे अरे सॉरी 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 यार, वो वेरिएबल वाला लिख दिया मैंने। ठीक है, इसमें आ जाएगा प्लस यू इंटू डी। ये वाला फिक्स है, ये वाला पूरा वेरिएबल है। हो गया सर क्वेश्चन? सभी ने नोट कर लिया? यस Yes, सर। sir. चलिए क्वेश्चन लिखिए फिर। राइट डाउन। अ कंपनी हैज अ डिमांड ऑफ 12,000 यूनिट्स पर ईयर। अ कंपनी हैज अ डिमांड ऑफ 12,000 यूनिट्स पर ईयर for an item repeat करता हूं। A company has a demand of 12,000 units per year for an item. It can produce 2,000 for an item. It can produce 2,000 units per month. For an item, it can produce 2,000 units per month, comma. The cost of one setup is rupees 400. The cost of one setup is rupees 400. The cost of one setup is rupees 400. And the holding cost per unit per month, and the holding cost per unit per month is 0.15 determine number 1, optimum lot size, second, maximum inventory, third, manufacturing time, fourth, cycle time, fifth, find the effective cost of one unit. Find the effective cost of 1 unit. If the production cost is rupees 4, if the production cost is rupees 4, 4 रुपए for raw material and labor. If the production cost is rupees 4 for raw material and labor.
चलिए इसको बनाइए फिर, है ना। सर फर्स्ट में क्या कैलकुलेट करना था? फर्स्ट में करना था ऑप्टिमम लॉट साइज, मतलब वही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यस सर। सर EOQ 3265.98 आ रहा है। 11,313 आ रहा है। 11,000। 3265.98 आ रहा है, 3265.98। सर 3265.98 सही है। हाँ हाँ। यस सर 3.3265.98। हम्म। सर मैक्सिमम इन्वेंट्री आ रही है 1632.99। ठीक है ठीक है।
सर 0.13 ईयर आ रहा है सर मैन्युफैक्चरिंग टाइम। सर 1.63 मंथ मैन्युफैक्चरिंग टाइम। एकदम सही है भाई, 1.63। तो साइकिल टाइम 3.2 मंथ्स आएगा। साइकिल टाइम कितना आ रहा है? 3.2। हाँ, 3 सर कॉस्ट आ रही है 53878। आ रहा है। कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? गलत आ रही है, तुम चेक करो। पर यूनिट के पीछे पूछा है। 4.24 आ रही है। 4.48। 4.48। 4.48, 4.24 आ रहा है मेरा, चेक करना। सर 4.24 आ रहा है।
सभी का बन गया? लास्ट वाला सर। सर लास्ट वाला आंसर 4.4 है। मेरा 2-4 आ रहा है। यस सर 2-4 आ रहा है। आ गया? यस सर। चलिए एक काम करो, इस क्वेश्चन को बाकी लोग जो है अपने अपने लेवल से पहले ट्राई करो, सबसे बनना चाहिए, इजी क्वेश्चन है ना? कल की क्लास में सबसे पहले 5 मिनट डेडिकेट करके इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करेंगे। सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो। सर वो जो कैपिटल डी है वहां पर सर ईयरली वाला डालेंगे ना? हाँ बिल्कुल, ये वाला कैपिटल डी ईयरली है और ये स्मॉल डी जो है डिमांड रेट है, ठीक है? इसको भी ईयरली डाल सकते हो, पर इसको भी ईयरली डालना पड़ेगा। यस सर। या फिर सर सबको मंथली डाल दे तो? सबको मंथली डालोगे तो ये सीएच को भी मंथली डालना पड़ेगा। अच्छा, वो तो दिया है सर मंथ। पर मंथ ही दिया है ना सर वो तो? और पर मंथ दिया है तो पर मंथ से पुट करके डाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, सब। ठीक है? यस सर, यस सर। अच्छा सुनो मेरा काम का बात क्या कह रहा था मैं। मॉडल 2 जो है ये हो गया है ना? कल मॉडल 3 देखेंगे और मॉडल 4 देखेंगे, कोशिश करेंगे दोनों मॉडल कल हो जाए, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस बनाने हैं काफी। और इसके बाद जो है 4 मॉडल जब हो जाएंगे मैं आपको प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, ठीक है? सर हाँ सर इस बार के सिलेबस में सर सीक्वेंसिंग तो लिखा ही नहीं था सर। अब देख यार, लिखा नहीं है तो छोड़, पढ़ना तो पड़ेगा, अब एकदम से छोड़ नहीं सकते ना। छोटा सा टॉपिक है, 1.5 घंटे का है, उसमें 2 ठोक तो आता है, सीक्वेंसिंग फ्रॉम क्या बोलते हैं, एंड जॉब 1 कस्टमर, एंड जॉब 2 कस्टमर, यही वाला 2 आता है, वो 2 कर लेंगे अपन, ठीक है? छोड़ना क्यों है? सिलेबस में यार बहुत कुछ, पिछले साल में सिलेबस में बहुत कुछ मेंशन नहीं था, और एक्स्ट्रा कुछ चीजें तो पढ़नी ही पड़ती है ना। अब 1 घंटे का टॉपिक छोड़ने से तो मतलब नहीं है, ठीक है? करेंगे, उसको करेंगे। चलिए ठीक है, फिर मैं बंद करता हूँ ना। थैंक यू। थैंक यू सर।